नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, ईएमआरएस लाइब्रेरियन फेज 2.0 वैकेंसी की हम चर्चा करी, जो कि आपको बहुत जल्द आपको मिलेगी। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में दोस्तों आपके लिए सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है और इस सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। जो आप सपना देखते हो, जो माँ बाप का सपना है, जो बापू का सपना है, उस बापू के सपने को पूरा करने के लिए सीरीज हमने स्टार्ट की है। इस सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्लास को लाइक व शेयर कर दीजिए। सबसे शानदार सीरीज आपके होने वाली है साथियों। ठीक है, ये हमारा लाइब्रेरियन एकलव्य बैच की हम बात करें साथियों, कंप्लीट बैच आपको मिलेगा, जो कि आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच आपको मिलने वाला है। ठीक है, लाइव क्लास साथियों इसमें बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। अभी कंप्लीट आपको जो है रिकॉर्डेड बैच मिलेगा। इसमें साथियों टोटल जो है क्लासेस आपको मिलने वाली, मतलब एक कंप्लीट जो पैकेज होता है, एक घर बैठे आप आसानी से तैयारी कर सकते हो। देखिए, ऑफलाइन में आप आते हो, एक बहुत मोटा पैसा खर्च होता है। ऑनलाइन में जो है घर बैठकर जो आपका एक एरिया में कह सकता हूँ, वहां पर बैठकर आप पढ़ाई कर रहे हो, बहुत कम फीस में जो है जो माँ बाप का सपना वो सपना पूरा कर सकते हो। ठीक है, और इसमें कंप्लीट आपको क्लासेज, नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। एनईपी प्लस लाइब्रेरी साइंस दोनों की क्लासेज आपको मिलने वाली है। फीस रहेगी साथियों इसकी 2499 में ही आपको अवेलेबल होगा। ऑफर सीमित समय के लिए है। एप्लीकेशन में जाकर आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। नए पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों हम बात करें लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की हम चर्चा करें, क्लास नोट्स एंड बुक्स की हम चर्चा करें, तो आप सभी के लिए जो है 3 बुक है, वॉल्यूम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये तीनों बुक दोस्तों जो है वॉल्यूम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 बुक आपके लिए जो है हैंड रिटन क्लास नोट्स है। 3 बुक क्या है आपका हैंड रिटन क्लास नोट्स है। और ये हैंड रिटन जो क्लास नोट्स है, ये आप साथियों जो है ये मान के तो बहुत इजी लैंग्वेज में, जैसे हम आप नोट्स तैयार करते हो तो नोट्स तैयार करने में बहुत बड़ा समय लग जाता है, तो आपको बने बनाए आपको एक प्रकार से मिल जाएंगे। विथ अपडेटेड है ये, ऐसा नहीं बहुत पुराने हैं, विथ अपडेटेड नए पाठ्यक्रम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके साथियों एसएलसी क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। यहाँ से साथियों आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए साथियों इस नंबर पर आप क्या कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। बूस्टर बुक है, प्रैक्टिस सेट है, पीवाईक्यू बुक है, ये 5-6 बुक का सेट जो है 2049 में मिलता है। अलग अलग आप ऑर्डर करते हो, फिर अलग अलग इसका चार्ज बढ़ जाता है, तो बहुत डिस्काउंट के साथ ये बुक्स है आपके लिए। और विद इन 4 to 5 वर्किंग डेज में जो भी आपका एड्रेस होता है उस एड्रेस पर आपकी ये बुक्स डिलीवर हो जाती है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं साथियों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, इसे एनईपी हम कहते हैं। और देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत के प्रतिवेदन के कितने भागों में विभाजित है? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 में जो तैयार की गई है, हम बात करें साथियों, तो ये कितने भागों में कितने जो है प्रतिवेदन की हम बात कितने भागों में है? ठीक है, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द रिपोर्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की हम बात करें, 3 पार्ट्स में है, 4 पार्ट्स में है, 5 पार्ट्स में है या 6 पार्ट्स में है? तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हम चर्चा करें तो साथियों यह है अपने आप में कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में है? 4 पार्ट्स में। आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। देखिए आगे बढ़े, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी की जो रिपोर्ट है 4 पार्ट्स, और इसके 4 कौन कौन से है? पार्ट 1 जो है स्कूल एजुकेशन का है, पार्ट 2 हायर एजुकेशन का है, पार्ट 3 अदर की एरियाज ऑफ फोकस का है, और पार्ट 4 मेकिंग इट हैपन का है। ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, जो प्रतिवेदन की हम बात करें, इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। 4 भागों में पहला भाग आप सभी को पता है स्कूल एजुकेशन, दूसरा हायर एजुकेशन, तीसरा अदर की एरियाज ऑफ फोकस, और चौथा है मेकिंग इट हैपन की हम बात करें। The NEP 2020 introduce a new education policy, जो कि हम बात करें 5+3+3 4, जिसे हम कह सकते हैं रिप्लेसिंग द प्रीवियस 10+ स्ट्रक्चर जो 2 था, इस स्ट्रक्चर को रिप्लेस कर दिया। जो पहले 10+2 का स्ट्रक्चर था, इसको रिप्लेस करके 5+3+3+4 जो है स्ट्रक्चर लाया जाता है। पहला जो स्ट्रक्चर है जो 3 का बात करें तो फंडामेंटल स्टेज एज 3-8 हम कह सकते हैं, कवरिंग जो 5 साल का है, कवरिंग प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्कूल। ठीक है, दूसरा 3 का जो है 8 से 11 है, कवरिंग ग्रेड्स 3 to 5 हम बात करें। तीसरा जो है 3 का है जो 11 से 14, कवरिंग ग्रेड 6 to 8 हम बात करें, और सेकेंडरी स्टेज एज 14 to 18
14 कवरिंग 9 to 12 हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से साथियों जो है आपकी एजुकेशन 5+3+3+4 में डिवाइड किया गया, जो कितने भागों में है, 4 भागों में साथियों आपको मिलती है। यहाँ पर जो आंसर होगा वो आंसर दोस्तों क्या होगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। तो जिन जिन साथियों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उन सभी साथियों का बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पद बेयरफुट लाइब्रेरियन को प्रमुखता दी है। किसने, निम्नलिखित में से किसने पद बेयरफुट लाइब्रेरियन को प्रमुखता दी है। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग गिव प्रोमिनेंस टू द टर्म बेयरफुट लाइब्रेरियन। डॉक्टर एस आर रंगनाथन, विजय सूर्या, मेलविल डेवी और कृष्ण कुमार। आंसर जो होगा बेयरफुट जो लाइब्रेरियन को जो दिया गया है, हम बात करें टर्म बेयरफुट लाइब्रेरियन, ये सब जो दिया गया है विजय सूर्या के द्वारा दिया गया है। आंसर जो करेक्ट होगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, क्लास को आपको लाइक करना है, जितने भी आपके साथी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक साथियों क्लास का इन्विटेशन आमंत्रण आपको जरूर आपको देना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। विप्रो की स्थापना किस वर्ष में होती है। विप्रो की स्थापना किस वर्ष में होती है। विप्रो दोस्तों जो है बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए काम करता है। विप्रो जो है किसके लिए काम करता है, बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए काम करता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जिसकी स्थापना जो होती है आपकी 14 जुलाई 1967 को होती है। तो आंसर जो करेक्ट होगा आपका वो आंसर क्या होने वाला है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 1967 इज राइट आंसर हो जाता है। विप्रो की स्थापना वर्ष 1967 में होती है। देखिए विप्रो के बारे में चर्चा करते हैं, बात करें विप्रो, जिसे मैं कह सकता हूं, विप्रो का पूरा नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये साथियों क्या है, विप्रो का पूरा नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना दोस्तों 14 जुलाई 1967 को होती है। इसकी स्थापना कब होती है, 14 जुलाई 1967 को होती है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। आपसे पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या आपको हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। ठीक है, यह आपके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है। और ये इंटरनेशनल लेवल पर दोस्तों काम जो करता है ये किसके लिए काम करता है, आईपीआर बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए काम करता है। आपसे इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो विप्रो का जो वर्तमान अध्यक्ष है जिसे हम बात करें तो वह है दोस्तों है डैरेन टैंग। वर्तमान जो अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं वो कौन है, डैरेन टैंग। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि वेरी वेरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके लिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यूनेस्को के महानिदेशक द्वारा किस शहर को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020 का नाम दिया गया है। यूनेस्को जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साथियों हर क्षेत्र में काम करता है, जैसे मैं हर बार कहता हूं ये ऑलराउंडर है, हर क्षेत्र में काम करता है। तो यूनेस्को के महानिदेशक के द्वारा किस शहर को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020 का नाम दिया गया है। विच सिटी वाज नेम्ड द वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020 बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। क्या राइट आंसर होगा, आंसर देना स्टार्ट कीजिए, जल्दी से बताइए भाई, है ना। देखिए तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कुआलालंपुर, मलेशिया जो है इसको वर्ल्ड बुक कैपिटल जो है यहाँ पर क्या किया है, इसको घोषित किया है। ठीक है, यूनेस्को जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करता है दोस्तों, इसकी स्थापना जो होती है 1945 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर जो आपको मिलेगा दोस्तों, हेडक्वार्टर कहां पर है, पेरिस, और पेरिस कहां पर मिलेगा आपको, फ्रांस में। ठीक है, आंसर जो करेक्ट होगा दोस्तों वो क्या होगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। तो जिन जिन साथियों का ऑप्शन नंबर ए है उन सभी साथियों का ए ऑप्शन इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी इफ्ला ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड की श्रेणियां नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैटेगरी ऑफ इफ्ला ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड, नॉट। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है नॉट ए कैटेगरी ऑफ इफ्ला ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड। देखिए इफ्ला जो है एक प्रकार से मैं बात करूं साथियों, ग्रीन लाइब्रेरी जो अवार्ड है इसको दो प्रकार से देता है, सीधी सी बात करें। ठीक है, तो दो
यहाँ पर ऑप्शन 4 है, तो 2 नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन बेस्ड हम बात करें, चर्चा करें तो 2 कौन कौन सा नहीं है। आंसर देना स्टार्ट कीजिए। द बेस्ट ग्रीन लाइब्रेरी ग्रैंड स्किल प्रोजेक्ट, द बेस्ट ग्रीन लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, द बेस्ट ग्रीन लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड, द ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड की हम बात करें तो आंसर साथियों क्या होने वाला है इसमें हम बात करें, ठीक है। आंसर जो करेक्ट होगा साथियों वह होगा सी एंड डी आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। देखिए जो इफ्ला के द्वारा है ना, ये 2 अवार्ड जो है बेस्ट ग्रीन लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड और द ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड, ये दोनों जो है इफ्ला की अवार्ड की श्रेणी में नहीं है। इफ्ला जो ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड है, इफ्ला जो ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड जो है इसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। इसको अवार्ड को 2 टाइप्स में क्या कर रखा है दोस्तों, डिवाइड कर रखा है। 2 टाइप्स कौन कौन से है, तीसरा नहीं है, याद रखना। पहला जो है द बेस्ट ग्रीन लाइब्रेरी और ग्रैंड स्केल प्रोजेक्ट की हम बात करें, और दूसरा जो है द बेस्ट ग्रीन लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो 2 इसको टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। इफ्ला आप सभी को पता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, जो कि पुस्तकालय संघों का संघ या संघों का महासंघ कहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों नीदरलैंड दी हैग में दोस्तों इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, ठीक है। नीदरलैंड दी हेडक्वार्टर में इसका हेडक्वार्टर, ओके है नहीं। अब देखिए इस इफ्ला ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड की थोड़ी सी और चर्चा हम करते हैं। द इफ्ला ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड जो है एस्टेब्लिश्ड, जो स्टार्ट किया जाता है वह आपके 2016 में स्टार्ट किया था, 2016 में स्टार्ट किया था एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए, एनवायरमेंट को बचाने के लिए, एनवायरमेंट को जो है एक प्रकार से हम बात करें इसके लिए जो है स्टार्ट किया जाता है। तो पहली चीज तो द इफ्ला ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड जो है वाज स्टार्टेड इन 2016, ठीक है। बाय किसके द्वारा, बाय द एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड लाइब्रेरीज स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ENSULIB, इसके द्वारा। और साथ में अगर एग्जाम में इन फ्यूचर पूछ ले, इफ्ला ऑप्शन में नहीं आए और भैया इस टाइप का जो है आपको मिल जाए तो ENSULIB इज राइट आंसर, ठीक है। तो इसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है, साथ में साथ इफ्ला का ये जो है एक प्रकार से भाग है। ये रिकॉग्नाइज लाइब्रेरीज एंड प्रोजेक्ट्स आपके डेमोन्स्ट्रेट देयर कमिटमेंट टू द एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, जो भी एनवायरमेंट के लिए जो लाइब्रेरीज काम करती है उन लाइब्रेरीज को ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। दूसरा 2023 में जो अवार्ड दिया गया, करंट से संबंध जो क्वेश्चन आपका बनता है लिख लो आप। 2023 में अवार्ड वाज प्रेजेंटेड एट द वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस इन रोटरडैम, जो WLIC जो कॉन्फ्रेंस होता है हम बात के साथियों, ठीक है, जो कि इफ्ला का हर साल कॉन्फ्रेंस होता है, वार्षिक सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन में अवार्ड दिया जाता है। तो वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस इन रॉटरडैम नीदरलैंड, द रिटर्न विनर्स वर 2 पुस्तकालय हैं जिनको अवार्ड दिया गया है। पहला फर्स्ट प्लेस बिब्लियोटेका EPM कैलकुटा कोलंबिया का पुस्तकालय है भैया। सेकंड प्लेस आपके IIES गाइला लाइब्रेरी ऑफ टोलना कंट्री हंगरी का पुस्तकालय है। ये 2 पुस्तकालयों को जो है इफ्ला ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड प्रदान करता है, 2023 में प्रदान करता है। क्लियर है, कोई ध्यान रखना है, ठीक है। इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला टाइप्स आपका बेस्ट ग्रीन लाइब्रेरी ग्रैंड स्केल अप प्रोजेक्ट है और दूसरा द बेस्ट ग्रीन लाइब्रेरी प्रोजेक्ट है। प्रारंभ 2016 में, ठीक है, किसके द्वारा, ENSULIB प्लस आपके इफ्ला दोनों के द्वारा प्रारंभ किया गया है, ठीक है। 2023 में 2 पुस्तकालय को अवार्ड दिया गया है। दोनों पुस्तकालयों के नाम भी दोस्तों मैंने क्या कर दिया, आपको लिखवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने, ज्ञान में निवेश सर्वोत्तम प्रतिफल देता है, किसने कहा है, ठीक है। स्टेटमेंट है, जब भी दोस्तों स्टेटमेंट की बात आती है तो स्टेटमेंट को लिख लो। इन्वेस्टिंग इन नॉलेज गिव्स द बेस्ट रिटर्न्स हु हैज वेयर, तो किसने कहा ये, कि किसने कहा है कि प्रतिफल देता है। आंसर देना स्टार्ट कीजिए, क्या आंसर होने वाला है भाई आपका, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो दिया गया है बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। आंसर जो करेक्ट होगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा कि आंकड़ों में सूचना खो गई है, ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फिर आपके सामने आ चुका है, किसने कहा कि आंकड़ों में सूचना खो गई है, सूचना में ज्ञान खो गया है और प्रज्ञा ज्ञान में खो गई है।
किसने कहा कि आंकड़ों में सूचना खो गई है, सूचना में ज्ञान खो गया है और प्रज्ञा ज्ञान में खो गई है। ठीक है, W.H. स्मिथ, T.S. एलियट, S.G. ब्राउन, S.C. ब्रैडफोर्ड। तो ये किसने कहा है साथियों? T.S. एलियट के द्वारा कहा गया है। स्टेटमेंट जो है T.S. एलियट के द्वारा, 2 स्टेटमेंट आ चुके हैं क्लास में। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें कोई ज्यादा समझने वाला होता नहीं है, भाई विद्वान ने कह दिया तो कह दिया। और ये एग्जाम में रिपीटेबल भी होते हैं, है ना, एग्जाम्स में रिपीटेबल क्वेश्चंस भी होते हैं। तो स्टेटमेंट जो कहा गया है, ज्ञान में निवेश सर्वोत्तम प्रतिफल देता है, ये स्टेटमेंट बेंजामिन फ्रैंकलिन का है। दूसरा जो है, किसने कहा कि आंकड़ों में सूचना खो गई, सूचना में ज्ञान खो गया और प्रज्ञा में ज्ञान खो गई, ये स्टेटमेंट जो है T.S. एलियट का है। तो यहां पर जो इसमें बी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय को, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय को संविधान की 7वीं अनुसूची में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का विशिष्ट दर्जा प्रदान किया गया है? Under which article in the 7th schedule of the Constitution the National Library of India has been given the special status of an institution of national importance? Article 63, Article 61, Article 60, Article 62। क्या राइट आंसर होगा? देखिए आपके बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, 7वीं अनुसूची जिसे हम कह सकते हैं, 7वां आपका शेड्यूल है ना, 7th शेड्यूल, ओके है नहीं, और आर्टिकल जो है वह है 62 है। इसके अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की दोस्तों हम क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। तो आंसर जो क्या होगा? डी ऑप्शन इज राइट आंसर, आर्टिकल 62 इज राइट आंसर हो जाता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। देखिए भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय की हम चर्चा करें, हर देश का एक ही राष्ट्रीय पुस्तकालय होता है। ठीक है, हर देश का एक ही राष्ट्रीय पुस्तकालय होता है जो कि उस देश का प्रतिनिधित्व करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय पुस्तकालय देश में जितनी पुस्तकें जो हो आपकी पब्लिश हो रही है, प्रकाशन हो रही है, ठीक है, आने वाली भावी पीढ़ी के लिए इनका संग्रहण करता है। ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है, इसकी जड़ें जो प्रारंभ होती है 1836 में कलकत्ता पुस्तकालय से प्रारंभ होती है। कलकत्ता पुस्तकालय की स्थापना होती है 1836 में, फिर 1891 में होती है इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना, फिर 1902 में जो कलकत्ता पुस्तकालय की स्थापना हुई 1836 में और इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना हुई 1891 में। इन दोनों को मिला दिया गया 1902 में और एक नया पुस्तकालय बनकर आता इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी। फिर उसके बाद साथियों जो है भारत स्वतंत्र होता 1947 में और भारत को एक राष्ट्रीय पुस्तकालय की आवश्यकता पड़ती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर साथियों जो राष्ट्रीय पुस्तकालय का जो एक दर्जा प्राप्त था, राष्ट्रीय पुस्तकालय के तहत काम करा था, वो था इंपीरियल लाइब्रेरी, इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी, जो कि 1902 में मर्ज करके तैयार किया गया। तो भारत सरकार ने क्या किया, दोनों जो इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी है इसका नाम चेंज कर दिया, चेंज ऑफ नेम एक्ट 1948 के अंतर्गत इसका नाम चेंज किया गया। ठीक है, और एक नया नाम निकाला इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी का, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। और इसी के तहत जो इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी का नाम चेंज कर दिया गया चेंज ऑफ नेम एक्ट के अंतर्गत, और इसको जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय का दर्जा दिया गया 7वीं अनुसूची और आपकी अनुच्छेद आर्टिकल 62 के अंतर्गत इसको भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय दर्जा दिया गया। तो आपसे पूछा जाए नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब होती है, तो आप बोलोगे भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना वर्ष 1948 में होती है। कब होती है? वर्ष 1948 में। हेडक्वार्टर दोस्तों आपसे पूछा जाए कलकत्ता, और कहां कलकत्ता में भैया? वेस्ट बंगाल। तो यहीं पर है, यहीं पर था, इसको कहीं ट्रांसफर किया नहीं गया। इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी, फिर इसका नाम चेंज करके भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया, हेडक्वार्टर कलकत्ता में। वर्तमान में जो किसके अधीन काम करता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसके जो हम बात करें साथियों मिनिस्ट्री ऑफ जो कल्चर डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डिपार्टमेंट के दोस्तों अधीन क्या करता है, कार्य करता है। तो किसके अधीन काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डिपार्टमेंट के अधीन ये है, कार्य करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। आंसर जो है इसमें करेक्ट होगा वह आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के प्राइमरी सोर्सेज एनालिसिस टूल प्रमुख चरण नहीं है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस अभी पहले भी आया था, जो कि WDL, जो पिछली हम बात करें साथियों क्लास में, उसमें भी हमने चर्चा की थी। ठीक है, फिर आपके सामने लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का क्वेश्चन आ चुका है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए स्टेप इन द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस प्राइमरी सोर्सेज एनालिसिस टूल में कौन सा यहां पर नहीं है। तो कौन सा नहीं है, जल्दी से बताइए, आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर जो प्राइमरी एनालिसिस टूल जो नहीं है वो कौन सा नहीं है साथियों, आस्क, ऑब्जर्व है, रिफ्लेक्ट है, क्वेश्चंस की हम जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं, आज के यहाँ पर नहीं। एक प्रकार से LOC जो कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है, जिसकी स्थापना दोस्तों सन 1800 में होती है, और जो USA है, USA का नेशनल लाइब्रेरी है, USA का दोस्तों क्या है, नेशनल लाइब्रेरी है, USA का राष्ट्रीय पुस्तकालय के रूप में जाना जाता है। वह कौन सा जाना जाता है साथियों, आपके लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जाना जाता है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो आपका हेडक्वार्टर है, वो है, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है, हम बात करें साथियों। ठीक है, एस्टेब्लिश जो स्थापना होती है 24 अप्रैल सन 1800 को क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। ठीक है, वर्तमान में इसमें जो कलेक्शन है लगभग 173 मिलियन आइटम्स है, जिसमें पुस्तकें हैं, पांडुलिपियां, मैन्युस्क्रिप्ट्स जो भी है कंप्लीट। ठीक है, आपकी एक्सेस एंड यूज कर सकते हैं, सर्कुलेशन ऑन साइट यूज ओनली हम बात करें साथियों, ऑन साइट पर भी इसका यूज है। पॉपुलेशन सर्व कांग्रेस सिटीजन्स एंड इंटरनेशनल विजिटर्स अदर इंफॉर्मेशन, तो इसको कोई भी किसी प्रकार का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो आपके विजिटर्स आते हैं, जैसे भाई आप USA में जाते हो, इसकी लाइब्रेरी को विजिट करते हो तो विजिट कर सकते हो। बाकी का जो है USA के जो सिटीजन्स हैं उनको समर्पित है ही है। बजट साथियों हर साल इसका लगभग जो होता है $8 में 8.02.128 मिलियन डॉलर जो इसका बजट होता है। 802.128 मिलियन इसका बजट होता है हर साल। सोचो भैया कितना आपके पुस्तकालय पर खर्च कर रहे हैं। वर्तमान में इसका जो डायरेक्टर है कार्ला हाइडन जो है इसके वर्तमान में डायरेक्टर है। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस छोटा मोटा पुस्तकालय नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिटेल है जो आपको पता होनी चाहिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के बारे में, जो कि कंप्लीटली मैंने यहाँ पर आपको नोट डाउन करवा दिया है। क्लियर है नहीं? क्लास को साथ के साथ में आपको लाइक करते हुए चलना है, शेयर करते हुए चलना है। यू मान के चलो जो EMRS लाइब्रेरियन का जो सपना देख रहे हो ना, वो सपना इस सीरीज के माध्यम से पूरा हो पाएगा। ठीक है, इस सीरीज में वो क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज होती है। अभी यूनिट 1 सीरीज चल रही है, अब जो है थोड़ा सा आगे जो नेक्स्ट क्लासेज में थोड़ा मिक्सअप वाले क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा, यूनिट 3 से, यूनिट 2 से। ठीक है, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, इन सभी से मिक्सअप क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी फास्ट के द्वारा किसके द्वारा विकसित किया जाता है। फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी फास्ट डेवलप्ड बाय, ठीक है, तो जल्दी से बताइए ये किसके द्वारा इसको विकसित यहां पर किया जाता है, आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यह साथी जो विकसित किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, क्लिप के द्वारा विकसित किया जाता है। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल जो इसका पूरा नाम है। ठीक है, जो कि आपके यूके का पुस्तकालय संघों के रूप में काम करता है, जो कि क्या करता है, यूके का पुस्तकालय संघों के रूप में काम करता है। कौन करता है, क्लिप काम करता है। इस क्लिप के द्वारा इसका प्रारंभ कैसा है, आप सभी को पता है, LA और IIS, ठीक है, इन दोनों को मर्ज करके, इन दोनों को क्या किया गया, मर्ज किया, और मर्ज करने के बाद दोस्तों किसकी स्थापना होती है, क्लिप की स्थापना होती है, जो कि यूके में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपके डी ऑप्शन, जो कि आपकी फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी इसके द्वारा विकसित किया जाता है। ELA आपके पुस्तकालय संघों का संघ, सॉरी ELA जो है USA में पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन के रूप में काम करता है। इसकी स्थापना 1876 में। IFLA पुस्तकालय संघों का संघ, महासंघ है। और OCLC वर्ल्ड फर्स्ट लाइब्रेरी नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। विश्व का पहला पुस्तकालय नेटवर्क वह OCLC है। वह कौन सा है, OCLC, जिसकी स्थापना वर्ष 1967 में डबलिन, ओहियो, USA में होती है।
ठीक है। आज के समय में OCLC विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय नेटवर्क के रूप में जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आज के समय में OCLC विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय नेटवर्क के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चंस की सीरीज है दोस्तों, इस क्वेश्चंस की सीरीज को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप दोस्तों क्वेश्चंस की सीरीज आपको समझ में आई है, ठीक है। क्लास को लाइक व शेयर आपको करके जाना है। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स में जो है आपके जो है रिव्यूज आपको जरूर देना है। आप सभी के लिए एएमआरएस लाइब्रेरी का बैच एप्लीकेशन स्टार्ट है। डाउनलोड एसएलसी क्लासेस एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और आपके लिए नए पाठ्यक्रम के अनुसार लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की एंड क्लास नोट्स एंड बुक्स जो एप्लीकेशन पर है, एप्लीकेशन का होम पेज पर जाकर ऑर्डर कर सकते हो। 4 to 5 वर्किंग डेज में आपकी बुक्स आप तक डिलीवर हो जाएगी, जो भी आप एड्रेस दोगे, ठीक है। आपको ट्रैकिंग आईडी मिलेगी, आप अपने बुक्स को ट्रैक कर सकते हो कहां तक पहुंची, जो भी है कंप्लीट। तो मिलेंगे साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।